स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। और आज मुझे क्लास लेते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम था वो फाइनली पोस्टपोन्ड हो चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है जो है बोर्ड ने और बहुत अच्छा निर्णय भी लिया है क्योंकि मुझे 100% मैं श्योर था कि अगर ये पेपर होता तो आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट थे 10% को जो है कोरोना ज़रूर हो जाता। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है, ये समझ सकते हो, आपकी छुआछूत की बीमारी थी। ठीक है, तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारी है हिंदी पैडागॉजी सीरीज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है क्योंकि आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर हिंदी की भी करा दीजिए। मैंने 10 जो है पार्ट, लगभग 10 मॉक टेस्ट आपको करा दिया है ईवीएस से रिलेटेड, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहां पर आई बटन पे भी आ रहा होगा, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं और क्लास को करने में ज्यादा से ज्यादा फिर मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बार शेयर जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब यहां पे वस्तुनिष्ठ आया है, मैं इसको इंग्लिश में बता दूं, ये होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहां पर बात कर रहा है कि विशेषता नहीं है, यहां पर नहीं पूछा है। अब आपको बताना है। ऑप्शन है आपके विश्वसनीयता, यानी कि आपको ट्रस्ट है, एक ही उत्तर होता है, एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, या फिर डी ऑप्शन वैधता, जो कि आपको लगता हो कि इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है, इसमें कुछ घपला हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि एक से ज्यादा उत्तर होते हैं, ये हमारा गलत होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ एक ही आंसर होता है, लेकिन इसमें पूछा है नहीं, तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, जो भी लोग नए जुड़ गए हैं प्लीज लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी की रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2 कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है, ये किसने कहा था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके मैरिसन, किल पैट्रिक, बीएस ब्लूम या फिर किक पैट्रिक। जो करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड का वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बीएस ब्लूम। ठीक है, थोड़ा सा आपको वीएस ब्लूम के बारे में बता दूं क्योंकि अक्सर जो है एग्जाम में पूछ लेता है। जो वीएस ब्लूम थे इनको टैक्सोनॉमी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और आता है कि वीएस ब्लूम ने कितने सिद्धांत दिए थे। टोटल जो है वीएस ब्लूम ने 6 सिद्धांत दिए थे, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 कि भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। ये आपको बताना है कि भाषा अगर आपको सीखनी है, अगर आपको किसी को सिखानी है तो आप जो मूल अधिकार होगा, जो प्राइमरी जो है लेवल होगा वो क्या होगा। ऑप्शन है मौखिक, लिखित, दोनों या फिर साहित्यिक। देखिए अगर आपको किसी को भाषा सिखानी है तो कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप उसको बोल करके ही सिखाओ। ठीक है, जरूरी ये भी होगा कि जो है मौखिक और लिखित दोनों जब होंगे तब जाकर के कोई भी आप भाषा सीख पाओगे या फिर किसी को सिखा पाओगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि मातृभाषा का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके परिवार की भाषा, मां की भाषा, पिता की भाषा या फिर उपर्युक्त सभी। देखिए तो ध्यान रखिएगा, जो मातृभाषा होती है, जैसा हमारे घर के आसपास या फिर हमारे जो घर में जो लोग बोलते हैं वही भाषा जो है हम सीख जाते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका उपर्युक्त सभी। तो फोर्थ जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे कि हमारे जो माँ बोलती है, हमारे जो पिता बोलते हैं, जो हमारे आसपास के लोग बोलते हैं वही भाषा तो हम सीख जाते हैं, तो वही हमारी मातृभाषा बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़का तमिल का है, उसके घर में लोग तमिल बोलते हैं, तो वो क्या होगा, वो शुरू से ही तमिल बोलेगा और उसकी मातृभाषा तमिल हो जाएगी। मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो मेरे आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, तो मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मेरी मातृभाषा हिंदी हो गई। तो यही चीज इसने पूछा था, मातृभाषा का क्या अर्थ है। तो जैसा आसपास के लोग बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी की रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। यहां पर पॉसिबल नहीं है कि लाइव सेशन में सभी के नाम बोलूं क्योंकि किसी के भी नाम छूट जाते हैं तो आदमी बुरा भी मान जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि यह समस्या अत्यंत कठिन है। एक शब्द यहां पर है, यह समस्या एक कठिन है, अत्यंत कठिन है। में अत्यंत क्या है ये आपको बताना है। जैसे मैं कहूं कि यह नीली साड़ी है, तो साड़ी क्या है, साड़ी की विशेषता बता रहा है कौन, नीला। ठीक है, कि साड़ी कैसी है, नीली। उसी तरीके से यहां पर है यह समस्या अत्यंत कठिन है, तो कठिन की ही विशेषता बता रहा है क्या, अत्यंत। तो जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम कहते हैं प्राविशेषण, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। ये आपको बताना है कि वेदों की रचना जो है किस भाषा में हुई है। ऑप्शन है लौकिक सांस्कृतिक, वैदिक सांस्कृतिक,
पाली या फिर प्राकृतिक भाषा। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 6 का वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि वैदिक संस्कृति में जो है वेदों की रचना हुई है। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। और सबसे पुराना वेद कौन सा होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पुराना वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि भाषा अधिगम के कारक होते हैं। जैसे भाषा को सीखने के कौन कौन से कारक होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल या फिर ये सभी। देखिए, आप कभी भी कोई लैंग्वेज सीखते हो जो भाषा अधिगम होता है, देखिए उसमें भाषा विज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, व्याकरण की भी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और भाषा कौशल आपको आना ही चाहिए। तो जो तीनों है वो हमारे सही होंगे। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा अधिगम के जो है ये सभी जो है कारक होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। देखिए, आगमन विधि क्या होता है मैं आपको बता दूं। इस आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम रूल्स बताते हैं। ठीक है, यानी कि पहले हम कोई चीज समझाने के लिए बच्चों को सबसे पहले एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर हम बाद में रूल्स बताते हैं। लेकिन यहां पर आगमन की जगह अगर निगमन विधि लिखी होती तो निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम रूल्स बताते हैं, पहले हम नियम बताते हैं, उसके बाद जो है हम उदाहरण देते हैं। लेकिन यहां पर आगमन पूछा है तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, जो उदाहरण पहले बताते हैं फिर नियम बताते हैं, उदाहरण से नियम की ओर, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला जो है ए हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जो भी लोग नए आ गए हैं चैनल पे प्लीज एक बार लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, और वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके वहीं बगल में एक बेल आइकन होगा उसको भी जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं, यह कौन सी विधि है। आपने देखा होगा कई स्कूलों में कि जो शिक्षक होता है वो कोई चीज पढ़ता है और उसी के पीछे जैसे ही वो पढ़ना खत्म करता है जो बच्चे होते हैं उसी का उच्चारण वो बाद में करते हैं। तो वो कौन सी विधि होती है पूछा है। ऑप्शन है व्याख्या विधि, ध्वन्यात्मक विधि, या फिर सी ऑप्शन है अनुकरण विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होती है अनुकरण विधि। इस विधि को हम नकल विधि भी कहते हैं। इससे जो होता है बच्चे जो है आसानी से कोई भी चीज सीख लेते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि निम्न में से खेल विधि नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी विधि इसमें से खेल विधि नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है व्याख्यात्मक विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, या फिर मॉन्टेसरी विधि। तो जो खेल विधि नहीं है वो इसमें होता है व्याख्यात्मक विधि, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसमें से आपको एक फोर्थ ऑप्शन दिख रहा होगा मॉन्टेसरी विधि। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है कि जो मॉन्टेसरी जी थी वो मारिया मॉन्टेसरी इनका पूरा नाम था। मारिया मॉन्टेसरी जो है कहां की रहने वाली थी, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैं आपको बता दूं ये कहां की थी, ये थी इटली की रहने वाली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। 101% रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है कब मनाया जाता है, ऑप्शन है 10 फरवरी, 10 मार्च, 10 जून, या फिर 10 जनवरी। अपने अपने आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए जल्दी जल्दी। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि भारत में यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को, यानी कि 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है वर्णनात्मक, बी ऑप्शन है सृजनात्मक, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, सृजनात्मक, सी ऑप्शन है भावात्मक, या फिर डी ऑप्शन है ये सारे यानी कि उपयुक्त सभी। तो जो गद्य साहित्य का जो मुख्य प्रकार होता है, जो मुख्य स्वरूप होता है वो होता है आपका वर्णनात्मक, सृजनात्मक और भावात्मक, ये तीनों होते हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी जो है पैडागॉजी में जो है कभी कभी इंक्लूड कर लिया जाता है कि देवधन आलय, यहां पर जो है प्लस का साइन होगा, देवधन आलय में कौन सी संधि है ये आपको बतानी है। ठीक है, देखिए आपको सभी को पता होना चाहिए जब कभी भी बड़ा आ की मात्रा आ जाती है
तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। हमेशा इस चीज को आप नोट करके रख लो। अगर आपको कहीं पर भी बड़ा आ की मात्रा दिख जाती है वो हमारा दीर्घ स्वर संधि होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं जो बड़ा आ है ये छोटा आ उस तरह होता है और एक मात्रा और लग गई थी वो तुम्हारा बड़ा आ बन जाता है, तो बड़ा आ बन गया, हमें दिख गया कि दीर्घ स्वर संधि जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और एक चीज और आपको बतानी है, संधि कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। अगर आपको पता है वीडियो जब एंड हो जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख देना। लिखने से जितना भी आप लिखोगे आपको उतना ज्यादा याद होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको आता है तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लेखन जो है शिक्षण की कौन सी मुख्य विधि नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन है पेस्टालॉजी, बी ऑप्शन है व्याख्या विधि, सी ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, या फिर डी ऑप्शन है जेका टॉट विधि। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा 14 का वो हमारा हो जाएगा व्याख्या विधि जो होता है वो लेखन शिक्षण की जो है मुख्य विधि नहीं होती है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके श्यामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा है, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, या फिर एपीस्कोप। ठीक है, तो भाषा शिक्षण में उसका शुद्ध उच्चारण को समझने के लिए हम यूज करते हैं किसका, एक लिंग्वाफोन एक इक्विपमेंट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, लिंग्वाफोन होता क्या है अभी मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए जो भी नए लोग जुड़ गए हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने अपने आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, आपको दिख रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। वही क्वेश्चन आ गया है कि लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है, कौन सा इक्विपमेंट है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके दृश्य है, श्रव है, दृश्य श्रव दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो 16 होगा जो लिंग्वाफोन होता है वो आपका सिर्फ सुन करके जो है हम सही उच्चारण जो शुद्ध उच्चारण होता है उसका हम पता करते हैं, सिर्फ सुन करके, उसमें देखने जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलिए और थोड़ा सा आप एक बार और काम कर दीजिएगा। अगर जो भी नए लोग आ गए हैं चैनल पे, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन में प्रेस करके बगल में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर ऑन कर दीजिएगा मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कि आधा तीतर आधा बटेर होने का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव होना, बी ऑप्शन है छोटा बड़ा होना, सी ऑप्शन है बेमेल तथा बेढंगा होना, डी ऑप्शन है बिरंगा होना। ठीक है, तो आधा तीतर आधा बटेर का जो मतलब होता है वो होता है बेमेल तथा बेढंगा होना, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसमें आगमन विधि है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम आगमन विधि में बच्चों को पहले एग्जाम्पल देते हैं उसके बाद नियम बताते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में पहले हम रूल्स बताते हैं, पहले नियम बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बताते हैं। और यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा व्याकरण शिक्षण के लिए वो आगमन निगमन दोनों विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, व्याकरण समझना सभी के लिए इतना आसान नहीं है, इसलिए हम कभी कभी जो है पहले एग्जाम्पल दे देते हैं फिर रूल्स को बताते हैं, फिर कभी कभी ऐसा होता है पहले रूल्स को बता देते हैं उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो आगमन निगमन दोनों विधि यहां पर यूज होगी, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि रात दिन में कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए एक चीज आपको बता दूं, देखिए रात और दिन में एक आपको यहां पर योजक चिन्ह दिख रहा होगा, इस योजक चिन्ह का जो मतलब होता है वो होता है और, जहां पर और जो है छुपा हुआ होता है वहां पर होता है द्वंद्व समास, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से व्याकरण शिक्षण विधि नहीं है। देखिए यहां पर नहीं पूछा है, ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा था कौन सा व्याकरण शिक्षण विधि है। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं पूछा है, तो हमेशा जो है जब कभी भी आप पेपर दो तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है आपके सूत्र विधि, बी ऑप्शन है आगमन निगमन विधि, सी ऑप्शन है व्यास विधि, या फिर डी ऑप्शन है समवाय विधि। ठीक है, तो व्याकरण जो शिक्षण के लिए सूत्र विधि भी जरूरी होता है, आगमन निगमन विधि तो जरूरी है ही है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया। जो सी ऑप्शन होता है व्यास विधि ये जरूरी नहीं है व्याकरण शिक्षण के लिए, बाकी जो समवाय विधि है अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूं, तो सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है कि रचना कहानी पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ ही साथ
प्रसंग व अवसरकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया कि मैं समवाय विधि के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, जो समवाय विधि होती है उसको जो है लॉर्ड मैकाले ने दिया था। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि बालक उस भाषा को सीख सकता है जिसमें वो व्याकरण को नहीं जानता, यानी कि उसके अंदर एक मैटिट्यूड मेथड भी होता है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने, और यही होता है हमारा समवाय विधि। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, और इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैं बताता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं कि सस्वर वाचन यानी कि स्वर सहित वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं कह रहा हूं 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्जाम में सामूहिक वाचन को की करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सामूहिक वाचन हमारा गलत हो जाता है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सामूहिक वाचन पे ही टिक करके आते हैं। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है आदर्श वाचन। तो ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसको गलत करके ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए, आपको बताना है। यहां पर पूछ रहा है कब शुरू करना चाहिए, आप क्वेश्चन के वर्ड को भी ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया है इनमें से कोई नहीं, यहां पर अगर मान लीजिए लिखा है 8वीं कक्षा। ठीक है, अब मैं ऑप्शन पढ़ता हूं, 3री कक्षा से, 4थी कक्षा से, 6वीं कक्षा से या फिर 8वीं कक्षा से। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं सोचते हैं बड़े क्लास को हम टिक करते हैं, जो भी बड़ा ऑप्शन होगा, लेकिन हमेशा आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां पर लिखा गया है कब शुरू करना चाहिए, तो जो 6वीं कक्षा होती है यहां से हम शुरू करते हैं मौन वाचन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अपने अपने आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं सभी के रिप्लाई वहां पर दे रहा हूं। जो भी नए लोग जुड़ गए हो प्लीज लाइव स्ट्रीम को एक बार लाइक कर दो, चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब बटन में प्रेस जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है किलपैट्रिक, बी ऑप्शन है मैरिसन, सी ऑप्शन है ब्लूम या फिर डी ऑप्शन है डेविस। तो इकाई पाठ योजना के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके मैरिसन साहब। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, और जो भी मान लीजिए मुझसे गलती कोई हो जाती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन जो है गलत है, मैं उसको बाद में करेक्ट भी कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दिमाग में कुछ और चलता रहता है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिएगा। जो भी क्वेश्चन अगर मुझसे गलत हो जाता है, वैसे गलत होगा नहीं, बट अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो आप लोग जो है मुझे बाद में कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रस्तुत करते हैं, कहां पर प्रस्तुत किया जाता है देखो और लिखो शिक्षण विधि, ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ता हूं, निबंध रचना में, बी ऑप्शन है रचना मौखिक रचना में, सी ऑप्शन है शुद्ध अभिव्यक्ति में या फिर डी ऑप्शन है इन सभी में, यानी कि इन तीनों में। ठीक है, तो जो देखो और लिखो शिक्षण की विधि होती है वो हम अपनाते हैं निबंध रचना में। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन की पूरी सीरीज हमने कर ली। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दिया करो, और जो भी आपके जो है दोस्त लाइव स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाए हैं उनको वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको बाद में बेनिफिट हो जाए। ठीक है, थैंक यू so much for watching this video. Keep smiling, stay home, stay safe.